नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ वीकेंड अड्डा में, जिसमें हम बातचीत करते हैं मार्केट की। और मार्केट ने इस बार सबको न सिर्फ चौंकाया, एक ज़बरदस्त रैली दी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे बनाए भी हैं और अब ये आगे भी बनाएंगे, क्योंकि अब बातचीत हो रही है 20,000 के बाद 21,000, 22,000, 23,000, इवन कुछ लोग 25,000 तक की भी बातें कर रहे हैं कि उनको मानना है कि ये एक बहुत बड़ा बुल रन है जिसकी अभी शुरुआत हुई है। ट्रिगर पॉइंट नो डाउट जो रिसेंटली विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो मेगा विक्ट्री हुई, वहाँ से फिर मार्केट ने एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट लिया है। लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल इंडिकेशंस नहीं थे, अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी देखें तो जीडीपी के नंबर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटर है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिली। आरबीआई की जो बैठक हुई उसमें भी जो प्रोजेक्शंस दिए गए इन्फ्लेशन के अगले साल के लिए, थर्ड क्वार्टर तक के लिए, वो भी 4.7 तक के लिए दिए गए, यानी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल्ड है। अब सब चीज़ें बेहतर बन रही, क्रूड भी कंट्रोल है, जियोपॉलिटिकल कोई टेंशन दिख रही, कोई फोर्सी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। इसलिए शायद मार्केट में ये जोश है और लोगों को भी लगता है कि यहाँ से बड़ी तेज़ी बनेगी। रिसेंट जो डेटा है, जो एसआईपी का, वो भी रिकॉर्ड है, कितना 17,500 करोड़ पर मंथ तक पहुँच गया है। तो फिर ये अंदाज़ा लगाना या ये सोचना नाजायज़ नहीं है कि ये एक बड़ा बुल रन है, इसके पड़ाव काफ़ी बड़े हो सकते हैं और एक बड़े बुल रन के शुरुआत में आप खड़े हुए हैं। आज इसी पे बातचीत करेंगे हम कि इस बुल रन के हीरो कौन है, इस बुल रन के लीडर्स कौन हैं और इस बुल रन में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। इन सारे पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, एक एक करके सब पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं आज इस चर्चा को करने वाले, उनमें संजय सिन्हा सर हैं, आप जानते ही हैं इनको, सिट्रस एडवाइज़र के फाउंडर हैं। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज जैन जी हैं, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर हैं और स्टॉक पिकिंग में कोई कोई तोड़ नहीं है संजय जी का, पंकज जी का भी। और गौतम वेद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग ज़्यादातर बात जब करते हैं तो अमेरिका में होते हैं, लेकिन आजकल भारत दौरे पे हैं, तो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौतम वेद जी। और मुकेश कोचर जी, आवाज़ अड्डा के इस शो के इस एपिसोड के नए मेहमान हैं, जो कि ओम कैपिटल के जो वेल्थ एडवाइजरी है उसके नेशनल हेड हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक माहौल सेट हो गया है एक बड़े बुल रन का, और उसमें हर एक के अपने अपने टारगेट्स हो सकते हैं, उस पर डिस्प्यूट भी हो सकता है, कोई जितना जो सोच सकता है, जो जिसके कैलकुलेशंस हो सकते हैं वो हो सकते हैं। तो माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो संजय जी, मैं इसी पे आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप मानते हैं कि एक बहुत बड़े बुल रन की अभी शुरुआत हुई है? आप ऐसा कह सकते हैं नीरज जी, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल चेंज पिछले 2-3 सालों में दिख रहा है भारत में, जहां पर जिस तरह से रिटेल इन्वेस्टर का झुकाव इक्विटी की तरफ बढ़ा है। आज अगर आप हमारे डीमैट अकाउंट्स को देखें तो वो 13.5 करोड़ के हो गए हैं। आप एसआईपी फ्लोज को देखें तो 17,000 करोड़ के हो गए हैं। म्यूचुअल फंड का ओवरऑल इक्विटी फ्लोज जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रांग फाउंडेशन भारत जैसे देश में, जहां पर इक्विटी को लोग ज्यादा महत्व नहीं देते थे, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे और शेयर होल्डर की पॉपुलेशन को बैंक डिपॉजिट की पॉपुलेशन के अगेंस्ट देखेंगे, तो आप पाएंगे कि अधिकांश जो शेयर होल्डिंग पॉपुलेशन है वो भारत के पश्चिमी तटीय इलाका जो है उस पे है, और कुछ गिने चुने प्रदेश हैं साउथ के, उसी में है। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि सेंट्रल और ईस्ट का है, वहां पर इक्विटी ओनरशिप नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है भारत में, जिसकी शुरुआत हो सकता है कि डीमोनेटाइजेशन के साथ हुई हो, क्योंकि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की शुरुआत तब हुई थी। लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग फैक्टर्स आते चले गए और लोगों का झुकाव इक्विटी की तरफ बढ़ता चला गया। रहा सहा कसर जो था वो बैंक डिपॉजिट की गिरती दरों ने उसको दिया। तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है जो कि मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फाउंडेशन है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आज इक्विटी का ओनर है उसको साफ दिख रहा है कि सामने एक बहुत बड़ा सैलाब है जो कल को इक्विटी खरीदने के लिए आने वाला है। तो वो सस्ते दाम पे इक्विटी क्यों देगा आपको? वो तो अपने पास इक्विटी को संजो के रखेगा ताकि वो हायर लेवल पे देगा। तो इसी के लिए मुझे लग रहा है कि इंडिया में आज ये उम्मीद करना कि हमें इंडियन इक्विटी मार्केट लो वैल्यूएशंस पर मिलेंगी,
इसकी संभावना अब मुझे नहीं लगती। एक इंडियन मार्केट्स हमेशा एक्सपेंसिव रहेंगे और बड़े वैल्यूएशन पे मिलेंगे। तो अगर वैल्यूएशन को हम मान लेते हैं और आज की स्थिति में देखते हैं कि हम जहां खड़े हैं, तो जैसा आपने कहा कि जिस तरह के फैक्टर्स हमारे आसपास घिर गए हैं, शुरू अगर आप हिस्ट्री में देखें ना, तो बुल रन की शुरुआत हर समय बेरिश सेंटिमेंट में होती है। अभी अगर इस बुल रन की तैयारी देखें तो उसकी फाउंडेशन क्या थी? हमास के युद्ध के बाद लोगों को लग रहा था क्रूड $100 के ऊपर चला जाएगा, आज वो $75 पे चला आया। लोगों को लग रहा था कि स्टेट इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी वगैरह वगैरह फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे और कुछ अपसेटिंग सा रिजल्ट होगा। रिजल्ट उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। और इंटरेस्ट रेट, जहां पर फेड डिबेट कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगी, अब इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो गई हैं, इन्फ्लेशन की दर नीचे आ रही है। तो ये बेरिश जो सेंटिमेंट बना हुआ था उसमें लोगों को एक मैं समझता हूं कि अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव आउटकम दिखा। तो ये इमीडिएट रीजन बन गया है इस बुल रन का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नीरज जी, इस बुल रन की अगर आप लीडरशिप देखें तो हर बुल रन में कोई एक नया लीडर उभरता है। तो इस बुल रन में अगर आप देखें तो एक नया लीडर उभर के आया है। जो सेक्टर पूरे बाजार के द्वारा नकारा गया था, यानी कि पीएसयू, वो इस बुल रन की लीडरशिप ले रहा है। तो सब तो फाउंडेशन बन ही गया है एक स्ट्रक्चरल बुल रन का। बिल्कुल सर, ये वाला तो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे पीएसयू वाले में, लेकिन एक राय पहले गौतम जी से लेते हैं। गौतम जी, आपके पास तो दो देशों का अनुभव है, अमेरिका का भी जो सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का, और सबसे तेज से उभरता हुआ मार्केट जो है भारत का, उसका भी अनुभव आपके पास है। गजब कॉम्बो बनाया आपने। तो क्या ये जो अभी संजय जी कह रहे थे कि महंगे सस्ते की डिबेट एक सब्जेक्टिव डिबेट है, क्योंकि जैसे मान लीजिए जिसने कभी एचडीएफसी बैंक का 300 रुपये का भाव देखा ही नहीं, आज वो 1600-1700 का भाव देख रहा है, या उसने पिछले 2-3 साल में देखा तो 1400 के नीचे नहीं जाता, उसको ये क्यों लगना चाहिए कि ये महंगा सस्ते की डिबेट में पड़ा? मैं तो कल से मैं मार्केट में आया हूँ, मुझे दिख रहा है ये 1600 का मिल रहा है, तो लेना चाहिए। जैसे संजय जी कह रहा है कि बहुत बड़ी जो नई कम्युनिटी आ रही पैसे लेकर के मार्केट के लिए, तो क्या इस वक्त इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि बाजार बहुत महंगा हो गया इसलिए बहुत डर लगना चाहिए? जैसे एक कॉन्टेक्स्ट में होता है ना, जैसे ही मार्केट 1000 पॉइंट निफ्टी चला, अरे बहुत महंगा हो गया, अब एक बड़ा करेक्शन आएगा, सब लोग डर जाते हैं, ये सब नेगेटिव बातें शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्या ये बहस जायज़ लगती है आपको? मतलब जी, हाल ही में मेरी सेकंड किताब जो रिलीज हुई है उसमें मैंने इस वेरी टॉपिक के ऊपर लिखा भी है कि बहुत सारे निवेशक जो बेयर मार्केट एक्सपीरियंस करते हैं वो उसके इमीडिएटली बाद के बुल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ प्राइस एंकरिंग। तो इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए ऑन ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट वैल्यू, नॉट टू ऑब्टेन द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। सबसे लोएस्ट भाव में खरीदना जरूरी नहीं है अगर आपको रिटर्न बनानी है अच्छे शेयर मार्केट में। अब करंट प्राइस पे जहां जिन क्षेत्रों में आपको अच्छा वैल्यू दिखे आप वहां पे निवेश करके अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। अभी संजय जी ने कहा अबाउट पीएसयूज, बहुत सारे पीएसयू बैंक्स हैं जो 3-4 गुना होने के बाद भी वन टाइम प्राइस टू बुक में ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी भी वहां पे वैल्यू है, और ये इस करंट प्राइस से भी अगर आप प्राइस एंकरिंग अवॉइड करें, आप करंट प्राइस से भी अच्छे रिटर्न्स वहां पे बना सकते हैं। सो वैल्यू फ्यूचर जो वैल्यू है शेयर की उस पर फोकस कीजिए, शेयर के स्टॉक प्राइस या भाव पे फोकस मत कीजिए। फोकस ऑन ट्राइंग टू गेट द बेस्ट वैल्यू, दैट इज हाउ यू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। गौतम जी, आप मुझे 3 कारण बताइए जिस वजह से आपको लगता है कि भारत में एक बड़े बुल रन की शुरुआत हो चुकी है, अगर आप एग्री करते हैं तो। इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि आफ्टर द रीसेंट स्टेट इलेक्शंस, बिकॉज ऑफ द सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूटी, क्योंकि अब बाजार को एक अंदाजा लग गया है कि अगले 5 साल तक काफी पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी, तो इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से सेंटिमेंट बहुत ज्यादा बुलिश हो गया है। उसके साथ साथ क्रूड ऑयल जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, वो $100 से गिर के $70 हो गया है। 30% की गिरावट क्रूड ऑयल में आई है। जो डॉलर इंडेक्स है जो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट ड्राइव करता है वो भी नीचे आ रहा है। और यूएस इंटरेस्ट रेट्स 10 ईयर के जो 5% टच किए थे वो 5% से गिर के 4.1% तक आ गए हैं। तो ये तीनों की फैक्टर्स जिनकी वजह से स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स में नया बुल रन स्टार्ट होता है, तीनों अब इंडिया की फेवर में है। तो एक ही अभी फिलहाल कंसर्न है मोस्ट इन्वेस्टर्स का, वो है एंट्री वैल्यूएशंस। तो अब आज के शेयर्स को तो आप कल के भाव में खरीद नहीं पाएंगे, तो अब आपको बेसिकली अपना टाइम होराइजन, जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उसको आपको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 या 2 साल के नजरिया का हो
तब आपको एंट्री वैल्यूएशंस में बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। लेकिन जब आप एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में एंटर करते हैं तो फिर आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा करना पड़ेगा और अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़ी मॉडरेट करने पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोग आईटी दिग्गज शेयर खरीदना चाहते थे, वो नीचे नहीं आए, आ ही नहीं रहे, और नहीं चले तब भी नीचे नहीं आ रहे। तो पंकज जी जो कह रहे हैं, गौतम जी, कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो खरीद रहे हैं उसमें आगे कितना रिटर्न बन सकता है। बहुत सारे लोग टीसीएस इन्फोसिस खरीदना चाहते तो नीचे नहीं आए, वहीं पे खड़े हुए हैं, कुछ भी कर लीजिए अब, जबकि वो नहीं चले हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को मार्क करते चलते हैं। पंकज जैन जी, सर हमारी आपकी बात हुई थी, मैंने आपसे कहा था 30 हो जाएगा, और हो गया, उसके बाद मार्केट ने बिल्कुल हाथ नहीं रखने दिया। नीरज जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ टू यू। बिल्कुल आपने कहा था 30 हो जाएगा, और शायद वहीं से हमारे को एक अंदेशा हो गया था कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मार्केट में सीरियस होने वाली है। एंड आई थिंक हमने सराखों पर लिया आपका क्लू। जहाँ तक अपनी मार्केट्स की बात है, क्या हमारी मार्केट अग्रसर है 23, 24, 25 हज़ार की तरफ, और क्या उसके अंदर स्पीड ब्रेकर्स हो सकते हैं? आई थिंक सिर्फ 2-3 ही स्पीड ब्रेकर नज़र आते हैं इस टाइम। एक तो फियर ऑफ अननोन, एक फियर ऑफ अननोन होता है कि यू नेवर नो व्हेन एवरीथिंग इज राइट, इज सम डेंजर लर्किंग अराउंड। और 2-3 चीज़ें और है। एक और होता है, जैसे हमारे हिंदी में बोलते हैं कि नज़र ना लग जाए। आई एम श्योर नीरज जी, आप भी किसी दिन रानी कलर का सूट पहन के अगर प्रोग्राम करते होंगे तो आपके घर से फ़ोन आता होगा कि बेटा काला टीका लगा ले। सो आई थिंक मार्केट इस टाइम बहुत ही रोजी फीचर रहेगी। एवरीथिंग जो कि अच्छा हो सकता है, मार्केट को अच्छा नज़र आ रहा है और हो भी रहा है। एंड इट जस्ट दैट कि नथिंग रॉन्ग हैपन्स। और एक चीज़ और है नीरज जी, व्हाट वी हैव बीन सीइंग विद द क्लाइंट्स, कि इस टाइम जो रश ऑफ लिक्विडिटी आ रहा है, एक्स्ट्रा रश ऑफ लिक्विडिटी आ रहा है, पहले भी आ रहा था, वो और बढ़ गया है। और मार्केट टेंड्स टू बी वेरी फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस, शायद मार्केट अगले 2-3 महीने में बिफोर द जनरल इलेक्शन, जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे मार्च, अप्रैल, मई में, मेरे को लगता है कि मार्केट उस लेवल पे अपने आप को पोजीशन कर ले कि एज इफ द इवेंट हैज हैपेंड, जो कि एक पॉजिटिव इवेंट या जो कि एक जनरल कंसेंसस गवर्नमेंट पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट्स, कि वो इवेंट शायद हो ही गया है। बट वी हैव सीन, बट वन हैज टू बी कॉशियस। और हमने ये भी वर्ल्ड कप में भी देखा था कि जिस तरह के इवेंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सडनली सम स्ट्रेंज थिंग्स हैपन। तो ऑल इन ऑल आई थिंक 2024 बहुत ही एक्साइटिंग पॉजिटिव वर्ष होना चाहिए स्टॉक मार्केट के लिए। बहुत सीरियस मनी रशिंग कर रहा है, और खासतौर से जो यंगर जनरेशन हैगी, जिस जनरेशन ने बियर मार्केट्स नहीं देखी है, आई थिंक वो जनरेशन हैज नथिंग टू फियर। सो ऑल इन ऑल आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी पॉजिटिव ऑन द मार्केट। यू जस्ट हैव टू बी इन द राइट पॉकेट्स। कई बार अभी हमने हाल ही में देखा कि इवन सुपर स्मार्ट इन्वेस्टर लाइक वॉरेन बफे, अगर पेटीएम में उनकी एंट्री पॉइंट ठीक नहीं थी, इवन कंपनी लाइक इवन पर्सन लाइक वॉरेन बफे हैड टू बुक लॉसेस। सो वन हैज टू बी केयरफुल ऑन दैट कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल भाव में ना बह जाए, थोड़ा सा रियलिस्टिक रहें, सही सेक्टर्स में रहें, सही पॉकेट्स में रहें। एंड देयर आर पॉकेट्स जहाँ पर अभी भी हमारे को लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छी हैं, अट्रैक्टिव हैं, एंड देयर इज मच मोर मनी टू बी मेड। सो इन सब कॉशन के साथ अगर मार्केट में रहेंगे, आई थिंक 2024 में बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। आपने 2-3 चीज़ें कही। एक तो आपने कहा रानी कलर, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, रानी कलर मतलब तो मरून कलर, और मैंने वैसा नहीं पहना, ये थोड़ा सा पिंक टाइप का है। अगर आप मेरे ऊपर कमेंट कर रहे थे तो। दूसरा आपने कहा नहीं, आपने मेरे ऊपर ही कहा रानी कलर वाला ना, मैंने पहन रखा है आज। नहीं नीरज जी, मैं तो इस टाइम आपको देख भी नहीं पा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ। आई थिंक आप तो मतलब मन की आंखों से देख लिए, मैंने तुरंत समझ लिया आपने मेरे ऊपर कमेंट मारा है। अरे बिल्कुल, अरे आपकी आइडेंटिटी ऐसी चारों तरफ छाई रहती है। तो रानी कलर मतलब मरून कलर। दूसरी बात आपने कही कि जो जिसने अपनी मंदी देखी नहीं, सर मैं कह रहा हूँ कि आजकल जो इन्वेस्टर आया ना कोविड टाइम वाला, ये बहुत स्मार्ट है। ये मौका ही नहीं देता कि आप उसको फंसा सको। वो 20 रुपये लेके निकल लेता है, शाम को पिज़्ज़ा के पैसे हो गए, बहुत है, अपने को क्या ज़रूरत है फंसने की। आप देखिए ना, कोविड से लेके टिल डेट कई बार मार्केट ने बहुत नीचे के फॉल देखे हैं, ट्रैप नहीं कर पा रहे। इस बार ना बहुत सारे लोग जो दिग्गज, एक वो मिड कैप और लार्ज कैप की लड़ाई भी चलती थी, बहुत कोशिश की लेकिन फंसा नहीं पाए। तो ये भी एक स्ट्रक्चरल चेंज शायद कहीं ना कहीं बदलाव, इसको आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तीसरी बात आपने कही कि अननोन फियर, तो सर इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। उसका अपन क्या कर सकते हैं, जब जो होगा सो देखा जाएगा। मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, आप पैसा मैनेज करते हैं, लोगों का वेल्थ क्रिएट करते हैं,
बिलीव करते हैं आप कि ये एक बुल रन है? 25,000 30,000 वॉटेवर जो नंबर्स लोग दे रहे हैं वो अलग अलग चीज़ है, उस पर नहीं कह रहा मैं। ये एक बड़ी तेज़ी जहाँ शुरुआत होगी स्ट्रक्चरल, क्योंकि आप इकोनॉमी के संकेत देखें, पॉलिटिकल इंडिकेशंस देखें, इंटरनेशनल इंडिकेशंस देखें, सब ऐसा लग रहा है पॉजिटिव है। आप इस थ्योरी बिलीव करते हैं या आपके मन में लगता है कि नहीं ग्रुप तो बहुत हो चुका है? नहीं सर, 100% हम आपकी थ्योरी पे एकदम सहमत है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि एक नया बुल रन स्टार्ट हो गया है। ये पूरा डिकेड, नेक्स्ट 10 ईयर आई थिंक इंडिया के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट डिकेड होने वाला है। अगर आप इसका स्ट्रक्चरल चेंजेस देखें कि क्या चेंजेस हो रहा है जो पहले नहीं था, पहले के बुल रन में जो चीज नहीं था वो इस बुल रन में क्या चेंज हुआ है, अलग क्या हो रहा है। पहले पूरा मार्केट एफआई ड्रिवन मार्केट था। अगर हम देखें लास्ट कुछ सालों में एफआई का पैसा यहाँ से ओनली निकला ही है, एक भी कुछ हार्डली कुछ लास्ट 2 महीना से पैसा वापस आना शुरू हुआ है। नवंबर में करीब 25-30 हजार करोड़ आए हैं और इस महीना अराउंड 25-30 हजार करोड़ ऑलरेडी आ चुके हैं 7-8 दिनों के अंदर में। इसके पहले एफआई का आउटफ्लो कंटिन्यू रहा है। हिस्टोरिकली जब भी ऐसा एफआई का आउटफ्लो रहा है हमारा मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया है, बट इस बार क्या हुआ है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है। एक तो एसआईपी जो आपने कहा 17,000 करोड़ के ऊपर एसआईपी हो गया है मंथली, विच इज रिटेल इन्वेस्टर। दूसरा ईपीएफओ का पैसा होता है सर, जो 5 to 15% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मली वो बैंक निफ्टी खरीदते, सॉरी निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हैं। वो करीब 20 से 25,000 करोड़ के बीच का नंबर है। तो 40-45 हजार करोड़ ऐसे हैं जो हर महीना आपके पास फिक्स आ रहे हैं, विच इज ह्यूज। मतलब एफआई का महीना में मोटा मोटा इतना पैसा आता था तो हम लोग सोचते थे कि बहुत पैसा आ गया। तो ये एक तो रिटेल इन्वेस्टर और एक ईपीएफओ, ये दो फिक्स हो गए आपके। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा पैसा आ रहा है वो पीएमएस एआईएफ आज के दिन में बहुत बड़े हो गए। कोविड के बाद आपने देखा होगा कंटिन्यूअस पीएमएस एआईएफ लॉन्च हो रहे हैं। आई थिंक नंबर्स एग्जैक्ट नंबर नहीं है बट अराउंड 3-3.5 लाख करोड़ के पीएमएस एआईएफ हो गए आज के दिन में। और नॉर्मली ये सेगमेंट अराउंड 80% सेगमेंट मिड एंड स्मॉल कैप को कैटर करता है। तो वो जहां पे मार्केट कैप छोटा है, फ्लोटिंग स्टॉक कम है, वहां पैसा फ्लोट हो रहा है तो मार्केट को ड्राइव कर रहा है। तो ब्रॉड बेस रेली जिसको बोलते हैं वो वहां पे हो रहा है। चौथा, जो म्यूचुअल फंड भी 25 लाख करोड़ की इक्विटी म्यूचुअल फंड का बेस बन गया है। इसके अलावा बैलेंस फंड है, वहां भी इक्विटी है। करीब 7-8% कैश पड़ा है आज के दिन में। करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का म्यूचुअल फंड में कैश पड़ा है जो डिप्लॉय करना है उनको। इनके अलावा जो नया इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं। पांचवा, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो पहले ऐप नहीं होते थे, मतलब कोविड ने सबको इंटरनेट सिखा दिया, मोबाइल ऐप डाउनलोड सब करके ग्रो हो गया, जेरोदा हो गया, ऑनलाइन ऐप है, सभी ब्रोकर्स आज अपने ऐप यूज करते हैं। तो वो ऐप के थ्रू जो लोग कभी किसी ब्रोकर से कनेक्टेड नहीं थे, जिनको पता नहीं था, कोविड ने उनको सिखाया कि इक्विटी मार्केट क्या था, वो आ गए। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 35-45% जो डेली का जो काम हो रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का काम हो रहा है। सो दैट इज ह्यूज। तो ये जो बेस है ना, ये पक्का बेस बन गया है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज है जो अभी खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि इन इन्वेस्टर को पता चल गया है, कोविड देखा है रिसेंटली इन्होंने, तो ये इवेंट है कि भी नीचे मार्केट जाता है तो ऊपर वापस आता है, तो ये नीचे में इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों को समझ में आ गया है। दूसरा, ऐसा लगता है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट पिक आउट हो गए हैं। वहां पे अगर आपको ध्यान हो तो 10 ईयर बेंचमार्क 5.10 था कुछ दिन पहले ही, और अभी वो 4.22 के आसपास चल रहा है, 4.2 के आसपास। सो विदाउट ए रेट कट ऑलरेडी वहां पे इंटरेस्ट से नीचे आने शुरू हो गए हैं, बिकॉज मार्केट वहां एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर मिडिल के आसपास फेड रेट कट करना शुरू कर देगा। एफआई का पैसा क्यों बाहर जा रहा था? बिकॉज वहां पे रेट बढ़ रहे थे। एफआई का पैसा इंडिया में वापस क्यों आएगा? क्योंकि अब रेट वहां से नीचे आने शुरू हो गए हैं। तो और प्लस एक फियर ऑफ जो मिसिंग आउट, जो अभी तक क्या हुआ, एफआई ने अपने आप को ऐसा फील किया है कि भाई इंडिया मार्केट इतना बड़ा रैली किया बट दे वर मिसिंग टोटली। तो फोमो फैक्टर विल आल्सो कम इनटू प्ले। तो हमारा ऐसा मानना है कि जनवरी ऑनवर्ड से तो छुट्टी, दिसंबर और जनवरी थोड़ा छुट्टी का महीना होता है, मे बी 15 और 20 जनवरी के बाद से हम लोग को ऐसा लगता है कि एफआई का पैसा भी फ्लो हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा बात, जो रिसेंटली स्टेट इलेक्शंस हुए वहां पे बहुत क्लैरिटी आ गई कि भी सेंट्रल इलेक्शन में स्टेबिलिटी रहने वाला है, तो मार्केट अब उसको डिस्काउंट कर रहा है। तो सबसे बड़ा बात है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो जो ग्रोथ, जिस तरह का वो डेवलपमेंट कर रही थी हिस्टोरिकली, और जिस तरह का उनका प्लान होता है, वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ होता है। तो वो फ्री बीज बांट के कंज्यूमर ओरिएंटेड ग्रोथ नहीं करते जो हमने हिस्टोरिकली देखा था पहले। तो ये जो ग्रोथ स्टोरी चल रही है ये बहुत लंबा जाने वाली है। अभी अपने एक और पॉइंट है कि अगर आप देखें तो इंडिया का इमर्जिंग मार्केट में जो वेट आई थिंक अराउंड 7% था 2020 के आसपास, वो अभी बढ़ के 16% हो गया है। तो ये जो ग्लोबल मनी ऑलरेडी जो फ्लो हो रहा है या फ्लो होने वाला है, प्लस ये डोमेस्टिक मनी, ये एक तो लिक्विडिटी है, ये तो ड्राइव करेगा ही, बट वैल्यूएशन आता है उसके बाद की वैल्यूएशन कहाँ। तो जब दो चीज है सर यहाँ पे कि अगर
इतनी लिक्विडिटी आती है कोई सिस्टम में, कोई मार्केट में, तो एक तो मार्केट का री रेटिंग हो जाता है। जिस पी को आप सोचते हैं कि ये पी तो महंगा है, उस पी से आप ऊपर पी देना शुरू करते हैं, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी चेस करी तो आपको पी को री रेटिंग करना होता है कि भाई इसका पी यहाँ पे होना चाहिए, पहला। दूसरा, आप अगर देखेंगे 2021 सितंबर अक्टूबर क्वार्टर से लेके अभी तक का अर्निंग ग्रोथ देखेंगे एब्सोल्यूट नंबर में, तो 40-45% का एब्सोल्यूट नंबर है। करीब उस टाइम में निफ्टी का जो ईपीएस था वो अराउंड 640 के आसपास था, अभी 940 के आसपास है। तो ईपीएस ग्रोथ अराउंड 40% है, बट उतना मार्केट नहीं बढ़ा अगर आप उस नंबर्स से देखेंगे तो, राइट। तीसरा पॉइंट ये है कि खाली निफ्टी या सेंसेक्स देख के स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी हर मार्केट में रहती है। हमारा ये मानना है कि, सॉरी मुकेश जी, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये सारे जो इंडिकेटर्स या फैक्टर्स आप डिस्कस करें, मैं एक चीज़ आप लोगों से और जानना चाहता हूँ, क्विक जवाब चाहिए। सबसे बड़ा फैक्टर मुझे तो लगता है पॉलिटिक्स बनाई हुई रिसेंट जो 31-30 तारीख को एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल से पहले निफ्टी नियर लाइफ टाइम पे खड़ा था, और फिर जब वो एग्जिट पोल आ गए उसके बाद फिर रिजल्ट के बाद तो फिर आप कहानी देखिए क्या हो रही है। तो जब इतना बड़ा फैक्टर पॉलिटिक्स है, यानी गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी या और उसको अच्छे समझें, तो बाजार को एक स्टेबिलिटी चाहिए मार्केट में, और एक ग्रोथ ओरिएंटेड सरकार उनके सामने खड़ी है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है क्या इस समय, संजय सर? नीरज जी, आज से नहीं, अगर आप कोविड के समय से देखें तो सरकार या सरकार की एजेंसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के कैपिटल मार्केट्स के आज के उत्थान के प्रति। कोविड के समय जिस तरह से फ्रंट फुट पर आके आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया, और जिस तरह से सरकार की कदम उस समय सरकार ने उठाई, तो आप देखिए थी एक एक करके बहुत सारी चीजें रही सरकार की तरफ से जिसने कि मार्केट को सपोर्ट किया। एक तो रिसेंट एग्जांपल अगर आप ले ले तो ये जो पीएलआई सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, उसके कारण कई सेक्टर्स में तेजी आई। आज भी अगर आप देख रहे हैं, अगर हम पीएसयू की चर्चा कर रहे हैं, तो डिफेंस के स्टॉक्स में जो तेजी आई वो सरकार के प्रोत्साहन के द्वारा ही तो आई, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से ना सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन को भारत में शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही साथ हमारी डिफेंस कंपनीज का प्रोडक्शन बाहर एक्सपोर्ट हो, उसके लिए भी सरकार पहल ले रही है। इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री जब भी किसी देश में जाते हैं तो वो चाहते हैं कि वहां पर भारत की डिफेंस प्रोडक्शन के लिए एक मार्केट क्रिएट करें। कल ही हमने सुना कि एक लिस्टेड पीएसयू डिफेंस कंपनी ने 3 अलग अलग देशों से वार्तालाप शुरू कर दी है एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो नो डाउट सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसी के लिए जो हम कह रहे हैं कि पॉलिसी कंटिन्यूटी, शायद इस बात से भी प्रेरित हो रहा है वो फैक्टर कि सरकार अगर कंटिन्यू करेगी तो जिस तरह का मोमेंटम उसने पीएसयू को दिया है वो और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसी से संबंधित एक चीज और भी है कि जिस तरह की रिफॉर्म्स बैंकिंग सेक्टर में सरकार लेकर आई, और जिस तरह से स्ट्रिक्टली बैंक्स को फोर्स किया गया अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिकग्नाइज करने के लिए, उसके कारण उनकी बुक्स क्लीन हो गई। और अब लोग पब्लिकली कहते हैं कि जो टेलीफोन बैंकिंग की प्रथा पहले हुआ करती थी, अब वो बिल्कुल नहीं है। जो भी बैंक का कार्यकलाप है वो बिल्कुल जी ऑनेस्ट और एफिशिएंट तरीके से हो रहा है। संजय सर, आप ना हमारी जो आवाज अड्डा की पॉलिटिकल डिबेट उसमें भी आया करिए। अगर मार्केट और इकॉनमी इतनी ज़रूरी है, आप लोगों को उस पर बात करनी चाहिए सर, और ये वाकई ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग है। अमेरिका में भी अभी चुनाव होने वाले हैं अगले साल, उधर देखना भी गौतम जी की भी जो है सरकार को जैसे करेगी जिससे कि मार्केट और इकॉनमी को बड़ा बूस्ट मिले। अच्छा, मैं दो चीज़ें और लेके आना चाहता हूँ। एक तो जिक्र आपने कर ही दिया था कि पीएसयू इस बुल रन का लीडर बन के उतरा है, तो इस पर मैं सबके कमेंट लेता हूँ क्योंकि ये एक बड़ा सेक्टर है। अभी हम लोग ग्राफिक दिखा रहे थे कि सरकार ने कितना पैसा बनाया, 9 लाख करोड़ की वेल्थ खाली सरकारी कंपनियों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से उसने क्रिएट कर ली। पीएसयू इस कदर रैली बनी है, 40-41% की ग्रोथ एक साल, केवल 2023 की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें ये बना हुआ है। पीएसयू स्टॉक में ये रैली क्यों हो रही है और क्या ये रैली अभी चलती रहेगी, इसको मुझे समझना है, ये आप हमें समझाइए।
तो मैं पंकज जी आपसे शुरू करता हूँ, फिर मैं सब ये सवाल सबसे है। पंकज जी बताइए, पीएसयू स्टॉक में क्यों रैली है अभी भी, और क्या इसमें बने रहना चाहिए या घुस जाना चाहिए? देखो नीरज जी, नहीं डेफिनेटली आई थिंक जिस तरह की रैली हमने पीएसयू स्टॉक्स में देखी है से पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, आई थिंक दिस रन अप विल कंटिन्यू। और उसके 3-4 बड़े मूल कारण हैंगे। उसके अंदर सबसे बड़ा कारण अगर देखें, आई थिंक जिस तरह की स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी है गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह के पॉलिसी स्टेबिलिटी है, जिस तरह से आई वुड से नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट है, प्रोफेशनली अब कंपनियां रन हो रही हैं। एंड आई बीन रीडिंग आर्टिकल्स अबाउट लार्ज नंबर ऑफ सीईओज हु आर हेडिंग द पीएसयू, चाहे वो पीएसयू कंपनी हो, चाहे पीएसयू बैंक्स हो, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। दे हैव बीन सीरियस यंग पीपल हु हैव बीन हेडिंग द कंपनीज, और जिनके पास अगले 3-4-5 साल बड़ा क्लीन रन है। और हम देख रहे हैं खासतौर से पीएसयू बैंक में, आई वाज रीडिंग आर्टिकल कि जो गवर्नमेंट, एक जो प्रोजेक्टेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन मानी जाती थी आज से कुछ साल पहले, आई थिंक दैट हैज कम टू वेरी मिनिमलिस्टिक काइंड ऑफ लेवल्स, और बहुत प्रोफेशनली ये सारी कंपनी रन करी है। दैट इज टू बी सीन। अभी हमने जिस तरह से देखा कि अगर हम ऑयल कंपनीज की बात करें, पीएसयू ऑयल कंपनीज की बात करें, इन स्पाइट ऑफ काइंड ऑफ प्रेशर्स दैट वर ऑन द गवर्नमेंट, इवन प्री इलेक्शन में जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद एज अ बेट वी कुड सी सम काइंड ऑफ से फॉल इन प्राइसेस की गवर्नमेंट शायद पेट्रोल या डीजल के दाम गिरा दे, बट गवर्नमेंट डिडंट फॉल इनटू दैट काइंड ऑफ ट्रैप, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट आई थिंक गवर्नमेंट हैव डन वंडर्स। सो कंपनीज बहुत अच्छी तरह प्रोफेशनली रन हो रही हैं, कंपनीज की कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी हो गई है। जिस तरह से गवर्नमेंट उन्हें एग्रेसिवली प्रमोट कर रही है, खासतौर से अगर हम देखें जो एक फेवर्ड सेक्टर्स हैं डिफेंस और रेलवेज में, अगर देखें जिस तरह से गवर्नमेंट की प्रोजेक्शंस है रेलवेज के लिए और डिफेंस के लिए, जिस तरह अगले 1 से 2 साल प्रोजेक्शन आ रही है कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स इतने अच्छे मिलने वाले हैं, गवर्नमेंट रेलवेज में जिस तरह की एक्सपेंशन जा रही है, सो आई थिंक दिस ऑगर्स वेल। एक पूरा एक समीकरण ऐसा बन गया है पीएसयूज की तरफ, जो कि एक मनी को अपनी तरफ मैग्नेट की तरह पुल कर रहा है। सो मेरे को लगता है कि इस अग्रसर गति में पीएसयू स्टॉक्स अभी भी और आगे बढ़ते रहेंगे, एंड देयर इज नो रीजन व्हाई वन शुड बुक आउट प्रॉफिट्स ऑन पीएसयू बैंक। खासतौर से कुछ एक पीएसयूज, खासतौर से अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें, अभी भी मेरे को लगता है बड़े सीरियस कंपेलिंग वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैंगे, जिस तरह के उनके पी चल रहे हैं, जिस तरह से प्राइस टू बुक हैंगे, और जिस तरह से प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस है आने वाले 3-4 क्वार्टर में। सो ऑल इन ऑल आई थिंक पीएसयूज में सिलेक्ट पॉकेट्स में, सिलेक्ट सेक्टर्स में, खासतौर से पीएसयू बैंक्स, डिफेंस और रेलवेज में हम अभी भी काफी बुलिश हैं, और मेरे को लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में इन सेक्टर्स में काफी अच्छा पैसा बनता है। सो वन हैज टू स्टे विद पीएसयूज स्टॉक्स, और जो अभी तक इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, आई थिंक इन तीनों सेक्टर्स में अभी भी नया पैसा निवेश कर सकते हैं। आपने कुछ खरीदा पिछले 15 दिन में पीएसयू में, पंकज जी? मेरे से पूछ रहे हैं जी? हाँ, और क्या? नहीं बिल्कुल भाई, आई थिंक हम वॉक द टॉक करते हैं जिस तरह से जो मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक दिस वी हैव बीन कन्वेइंग टू आवर क्लाइंट्स आल्सो, और हमारा ये मानना है कि विदाउट नेमिंग द पर्टिकुलर स्टॉक्स, नाम लेने की जरूरत नहीं की मैं बात कर रहा हूँ, डिफेंस हुई, डिफेंस, हाँ डिफेंस में ठीक है, वैल्यूएशंस आर प्रीटी एक्सटेंडेड, बट अभी भी हमारे को लगता है जो उसमें दिग्गज नाम है काफी अच्छे यहाँ से प्रॉफिट दे सकते हैं। सिमिलर थिंग्स विद रेलवेज, और जहां की पीएसयू बैंक्स में मेरे को लगता है वहां तो भी वैल्यूएशन भी बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हुई है। दैट इज वन पॉकेट। मेरे को लगता है कि अगर मार्केट को जो आप बात कर रहे हैं 21, 22, 23 हजार जाना है, तो बैंकिंग सेक्टर और पीएसयू बैंक्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, और करेंगे भी। पिछले एक हफ्ते में 6% चला है पीएसयू बैंक इंडेक्स, एनर्जी लीडिंग था, 8% चला है। तो बहुत सारे ऐसे मौके थे यहाँ पे अभी बने हुए। गौतम जी, आपको भी लगता है कि इंडिया का जो पीएसयू सेक्टर है वो ऐसे परफॉर्म करे? इसमें मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रख देता हूँ जिससे लोगों को समझ में आएगा। जैसे रेलवे की बात अभी हो रही थी, डिफेंस की बात हो रही है, पावर सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें बहुत स्ट्रक्चरल चेंज हुए हैं। जैसे पावर की बात मैं करूँ तो उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास किया सरकार ने, तो उसके जो 3 हिस्से होते हैं उसमें उसने 2 तो बिल्कुल फिक्स कर दिए हैं कि डिस्कॉम और जेनको को कोई नुकसान नहीं होगा। अब जो नुकसान झेलना हो सरकार झेले, जिसको फ्री में बांटना तो अपनी जेब से दो या कंज्यूमर दे। तो इसलिए आप देखिए कि वो जो 2 कंपनियां जो इन क्षेत्रों में काम कर रही हैं उनमें ज़बरदस्त रैली है, और उनको जो फिनेंस कर रहे हैं उसमें ज़बरदस्त रैली है। वैसे ही अगर आप रेलवे में देखें तो 1 शॉट में 90,000 वैगन का ऑर्डर दिया गया, जो कि 30% था, जो कि इतिहास में आज़ादी बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 1 शॉट 90% का कैपेक्स।
लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अभी भी आप देखो ना, छठ के पूजा के समय ट्रेन में कैसे भर भर के लोग गए थे। इससे ये पता लगता है कि अभी इससे 10 गुना ज़्यादा किया जाना है, अभी तो केवल शुरुआत हुई है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रेलवे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। आज़ादी से अब तक $9 ट्रिलियन खर्च किया गया है इस पूरे इसमें, जिसमें 5 प्राइवेट का और 4 सरकार ने किया है। तब ये स्थिति में हम पहुँचे। अभी तो सोचिए इससे कितना ज़्यादा किया जाना है। तो ये सिर्फ बैकड्रॉप इसलिए कि PSU फर्जी नहीं चल रहे हैं। जैसे कुछ लोग स्टोरी चलाते हैं कि वहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक 90% इसलिए चलते रहते हैं। नहीं साहब, आप गलत हैं। PFC में ऐसा कुछ नहीं है, NTPC में ऐसा कुछ नहीं है, वो भी रन अप कर रहे हैं। गौतम जी, पसंद है आपको PSU की रैली? जी, हर नया बुल मार्केट हाँ, स्टार्ट में पहले जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं, पहले वो फुली वैल्यूड हो जाते हैं, और उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेंट्स हाँ। अलग अलग सेगमेंट्स में वैल्यू एंड सस्ते वैल्यूएशन के शेयर्स ढूंढना शुरू करते हैं। तो अगर आप देखें, अप्रैल से जो रैली शुरू हुई है, उसमें PSU ने इसलिए लीड लिया क्योंकि उनके वैल्यूएशंस उस समय भी काफी सस्ते थे। तो PSU के अंदर, जैसे आपने कहा, रेलवेज, डिफेंस, बैंकिंग, और उसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा, रिन्यूएबल एनर्जी। ये 4 सेक्टर्स में इट इज प्योरली ड्रिवन बाय फंडामेंटल। जैसे आपने सही कहा कि इसमें फंडामेंटल चेंजेस आए हैं, गवर्नमेंट का थ्रस्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो रही है, और सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको हमेशा फोकस करना पड़ता है ऑन द डेल्टा और द रेट ऑफ चेंज, ऑफ पॉजिटिव चेंज। सो जब सबसे ज्यादा पॉजिटिव चेंज सबसे स्पीड में हो रहा है PSU सेक्टर में, इसलिए इनके शेयर्स में इतनी तेजी आई है पिछले 6-7 महीने में। एंड जब तक फंडामेंटल्स इनके रोबस्ट रहेंगे, मेरे ख्याल से री रेटिंग चलती रहेगी। क्योंकि जैसे संजय जी ने इंटरेक्शन की शुरू में कहा था कि हर नए बुल मार्केट में एक नया लीडर होता है, तो वो नया लीडर कहाँ से आता है? वो उसका बेसिक प्रेमाइज होता है अंडर ओनरशिप। सो पहले आप शुरू करते हैं डीप वैल्यू से, फिर आप जाते हैं वैल्यू में, वैल्यू से जाते हैं फेयर वैल्यू में, फेयर वैल्यू से जाते हैं एक्सपेंसिव में, फिर सुपर एक्सपेंसिव में, एंड फाइनली एब्सर्डली हाई और रिडिकुलसली इनसेन वैल्यूएशंस तक पहुंचते हैं। तो ये पूरी जर्नी होती है। आई थिंक हम लोग अभी बस मिडिल ऑफ द जर्नी तक ही पहुंचे हैं इन द PSU पैक, एंड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। सो जब तक ये फंडामेंटल्स इनके रोबस्ट रहेंगे, मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ द अंडर ओनरशिप, क्योंकि अभी भी काफी अंडर ओन्ड है बाय मोस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज disbelief is a necessary characteristic for any new bull market sector. So अभी भी काफी पार्टिसिपेंट्स इन क्षेत्रों में डिसबिलीफ में हैं। सो इनमें जैसे जैसे फ्लोज आते जाएंगे, इनकी री रेटिंग चलती रहेगी। अच्छा, अभी कोई है इनसेन वैल्यूएशन पे पहुंच गया हो जो कोई सेक्टर? कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स विद इन PSU, फॉर एग्जांपल कुछ सिलेक्ट डिफेंस कंपनीज बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशंस पहुंच गए हैं, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में अभी भी अच्छा वैल्यू मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, एज अ डिस्क्लेमर, हमारे डिजिटल कंपाउंडर्स PMS में हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो लेस देन 1 टाइम बुक पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी हमें वैल्यू तो मार्केट में मिल रही है, लेकिन अब आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, और आप भी ब्रॉड ब्रश टाइप इन्वेस्टिंग कर नहीं सकते हैं कि सारे PSU बैंक्स ले लो। जहां जहां वैल्यू अभी भी अवेलेबल है, आपको वहां पे बॉटम अप एनालिसिस करके खरीदारी करनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग। ऐसा डिस्क्लोजर साथ दे दो, जिस भी स्टॉक का यहाँ कोई नाम लिया जा रहा है वो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एग्जांपल के लिए है। तो एग्जांपल आपने जो ये डिफेंस वाला दिया, तो इसमें कॉन्टेक्स्ट डालता हूँ मैं। HAL का नाम बहुत आता है, अरे भाई कितना रोज एक ऑर्डर मिलता है, DSC कमेटी की बैठक होती है तो उसके बाद वो चलता है। अभी वो डबल कर ले, मेरे ख्याल में 5,000 से ऊपर 5600-5700 के आसपास वो पहुँच गया है। एक थ्योरी ये है, थ्योरी नहीं मतलब फैक्ट्स हैं ये, कि जो भी डिफेंस सेक्टर में इस वक्त हो रहा है वो विद इन दैट बजटेड एलोकेशन में ही है। यानी अगर 4 लाख करोड़ का हमारा डिफेंस बजट है, तो जो भी ये रिजिग हो रहा है ये विद इन 4 लाख करोड़ से। अभी हमने उसमें एडिशनल पैसा ना बाहर से आया ना अंदर से आया है, यानी पुराने को हम रिप्लेस कर रहे हैं, उस पैसे के दम पर ये सारे डिफेंस स्टॉक चल रहे हैं। और बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि वैल्यूएशन तो आप देखेंगे तो डर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो नीचे आने को तैयार नहीं है। अब ये नई चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अभी यहाँ से बजट में भी आपको इन्हेंस देखने को मिलेगा, और इंडिया एक एक्सपोर्ट हब बनेगा डिफेंस में, इसमें कोई शक नहीं, कोई रोक नहीं सकता अभी इसको, क्योंकि आपको सबसे सस्ता यहाँ पे और सबसे अच्छा मिल रहा है। तो डिफेंस की एक डिफरेंट स्टोरी बन रही। तो वो इनसेन वैल्यूएशन कब तक रहेगा, कैसे वो मैनेज होगा, आई डोंट नो, लीव इट टू द मार्केट। बट वो भी एक कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ भी एक फंडामेंटल चेंज आया है इस गवर्नमेंट में कि डिफेंस की पूरी थ्योरी बदल गई। मुकेश जी, ये बताइए आप कि ये जो पूरी PSU वाली थ्योरी है, बहुत अंडर वैल्यूड थे, फिर उसमें बढ़ गए, बहुत सारे में तेज़ी आ गई। छोटे छोटे बैंकों को देखिए आप, रेलवे को देखिए, मतलब RVNL किसी ज़माने में 30 रुपये का स्टॉक होता था, अभी वो 150 रुपये भी खड़ा है, 5 गुना हो गया, उसके बाद भी नीचे नहीं आ रहा वो। क्या आपको लगता है कि PSU की वैल्यू
जो बनी है या अभी और चलेगी और आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? सॉरी सर, बेसिकली मार्केट में क्या जो साइकिल्स आती है सर, या तो कभी ग्रोथ से की साइकिल्स आती है, ग्रोथ स्टॉक्स चल रहे हैं। अभी जो लास्ट 6 महीना में जो साइकिल चली है, पूरी वैल्यू स्टॉक की साइकिल चली है। वैल्यू स्टॉक में पीएसयू स्पेसिफिकली बहुत अंडर वैल्यूड था। अगर आप देखें 8-10 साल से, अगर अभी अभी भी आप सीएजीआर निकालेंगे बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स का, तो सिंगल डिजिट में सीएजीआर निकलेगा। अगर आप 8-10 साल पहले कोई पीएसयू स्टॉक लेते, तो शायद आपका 8 या 10% का सीएजीआर बनता कंपाउंडिंग, राइट। बट हाँ, नेचुरली जो अभी 6 महीना, साल भर, 2 साल पहले जिन्होंने लिया है, वो बहुत बड़ा कंपाउंडिंग रिटर्न वहां पे देखने को मिला है, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन जो हमारे अंदर पैनलिस्ट ने बताई। बैंकिंग स्पेसिफिकली, बैंकिंग में जो हम लोग को लगता है सर, आज के दिन में बैंकिंग अपने सबसे लाइफ टाइम के सबसे बेस्ट टाइम में खड़ा है। इन टर्म्स ऑफ जितने भी बैड एसेट थे सब राइट ऑफ हो गया, एनपीए एकदम नीचे की तरफ आ गए, वेल कैपिटलाइज है। पहले बजट पे रहता था कि बजट में एलोकेशन मिलेगा कैपिटल का तो कैपिटलाइज होंगे, अभी वो सेल्फ कैपिटलाइज होते हैं, टायर 1 टायर 2 कैपिटल खुद ही रेस करते हैं, सारा कैपिटल का कोई प्रॉब्लम है नहीं। तीसरा, जो एनसीईटी के केसेस थे वहां से भी रिकवरी आ रही है, जो राइट ऑफ हुआ था पूरा का पूरा पीएनएल में ऐड हो रहा है। तो बैंक के लिए तो चारों तरफ से चांदी बरस रही थी, रादर देन कहूं कि सोना बरस रहा था। तो बेसिकली ये सारी सिनेरियोज में बैंक आज भी हम लोग को लगता है, अगर पूरे ब्रॉड मार्केट में अगर वैल्यूएशन की बात करें, तो बैंक अभी भी ऐसा पॉकेट्स है। बीएफएसआई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे इन नॉट ओनली इन पीएसयू बट प्राइवेट बैंक्स में भी बहुत सारा वैल्यूएशन आपको मिल सकता है अगर आप वहां पे ढूंढते हैं। तो पीएसयू बैंक में पर्टिकुलरली बहुत सारे बैंक आपको 1 के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रहा है, विच इज फिनोमिनल कम गिवन द करंट जिस तरह का अभी उनका बैलेंस शीट का सिचुएशन है, इस वैल्यूएशन में बहुत सस्ता है। तो देयर इज अ ह्यूज आई थिंक अपसाइड इन दैट पीएसयू स्पेस ऑफ बैंकिंग पर्टिकुलरली। रेलवे में अगर बात करें तो जो आपने कहा 90,000 वैगन का जो ऑर्डर मिला था, वो 3 साल का ऑर्डर था। अगर सारी रेलवे कंपनी का हम लोग अगर एक साथ प्रोडक्शन करें, 100% कैपेसिटी में करें, तो 3 साल तक का ऑर्डर बुक उनका कंप्लीट है। तो 100% कैपेसिटी में अगर 3 साल एक कंपनी चल रही है तो उसका सारा मैट्रिक्स चेंज हो जाता है। उसके बाद अभी आपने रिसेंटली देखा होगा 20,000 वैगन का और एक टेंडर गया, और 20,000 का एक फॉलो ऑन और टेंडर है उसके बाद। इसके अलावा 2030 तक गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि सारे प्लेटफॉर्म को ये लोग एकदम एयरपोर्ट जैसा बनाएंगे। तो रेलवे में इनका प्लान बहुत रिबूस्ट है, नए नए ट्रेन आ रही है, वंदे भारत का नया चल रहा है। तो बाई एंड लार्ज रेलवे में हम लोग बहुत बुलिश है। रेलवे में भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मैं नाम नहीं देना चाहूंगा, बट वहां पे भी वैल्यू है। बट कुछ चीजें कुछ कुछ जगह पे ऐसे पॉकेट्स है जो रन अप कर गए, जैसे डिफेंस पर्टिकुलरली कुछ वैल्यूएशन से आगे रन अप कर गए हैं। पर उनका भी रीजन होता है सर, क्या होता है, मार्केट हमेशा जो ग्रोथ को वैल्यूएशन देता है। यहाँ से क्या ग्रोथ, कि अगर डिफेंस कंपनी को एक हायर वैल्यूएशन मिल रहा है बिकॉज कि सबको पता है अगले साल डिफेंस में बहुत बड़ा बजट एलोकेशन होने वाला है, उनके ऑर्डर बुक बढ़ने वाले, इनको उनको एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़ने वाला, डोमेस्टिक ज्यादा से ज्यादा चीज हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो उनके ही ऑर्डर बढ़ने वाले। तो ये सारा जो वैल्यूएशन है हम लोग 1-2 साल आगे का उनको आज के दिन में दे रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि वहां पे कोई बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। बट कुछ पॉकेट्स हमको लगता है अभी भी ऐसे हैं जो इतने अच्छे इफिशिएंटली मैनेज नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी उनका वैल्यूएशन बिकॉज ऑफ पीएसयू फैक्ट चल रहा है, तो साथ साथ वो भी चल गए। तो आपको थोड़ा कॉशियस रहने का जरूरत है कि भी स्टॉक सिलेक्शन पीएसयू एज ए होल में कहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन हो, वैल्यूएशन समझ के आगे का स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी कौन सा सेक्टर में, उसके हिसाब से पिक करनी चाहिए। तो चूज एंड पिक वाला आई थिंक जगह है वहां पे। ये तो मतलब एक जनरल अवेयरनेस वाली बात है, और मैं सहमत हूँ इससे कि हमेशा आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। कहीं कहीं आपको हो सकता है कोई, जैसे बहुत सारे ऐसा नहीं, सरकारी स्टॉक भी जिनके काम कुछ नहीं है, केवल कंपनियां कागज़ पे हैं अभी, वो भी चल पड़े हैं। तो इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी बेसिक हाइजीन के लिए आपको, मुझे लगता है कि मुकेश जी की ज़रूरत है, या इस शो को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। उतना बेसिक हाइजीन तो आपको खुद कर लेना चाहिए। लेकिन जहाँ बिजनेस है वो बहुत स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। संजय सर, पावर सेक्टर भी एक पीएसयू डोमिनेटेड सेक्टर है। मैंने कहा ना, उसमें एक बहुत बड़ा एक्ट आया और उसके बाद फिर पूरा गेम चेंज हो गया। और देखिए ना, इरेडा का जो आईपीओ था उसमें क्या क्या रिस्पॉन्स था लोगों का, मतलब पागलों था, जैसे दोबारा इरेडा कभी मिलेगा नहीं। 100% एक दिन में, अब उससे वो नीचे आने को तैयार नहीं है। सो ये जो फैंसी है या क्रेजीनेस है, क्या है ये पीएसयू में जो चल रहा है? तो चूंकि आपने पावर सेक्टर की चर्चा की है,
तो उस कंटेक्स्ट में नीरज जी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स एक मल्टीनेशनल ब्रोकिंग हाउस के एनालिस्ट ने सामने रखा कि भारत में पर कैपिटा पावर कंजम्पशन जो है वो है 800 यूनिट पर हेड। यही आंकड़ा यूएस का है 9000 यूनिट्स पर हेड। तो अगर आप इस आंकड़े को देखेंगे और भारत जिस जगह पर अभी खड़ा है कंजम्पशन के जे कर्व पे, तो जैसे जैसे भारत में तरक्की होती जाएगी हमारा पावर कंजम्पशन जो है पर कैपिटा वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो पावर कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये पूरे पावर के इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा, जिसमें कि पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मीटरिंग, गैजेट्स, केबल, ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो कि इससे बेनिफिट करेगा। आज चूंकि पावर जनरेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा पीएसयू के द्वारा रिप्रेजेंटेड है, तो इसके लिए शायद हम देख रहे हैं कि पावर में भी पीएसयू का पार्टिसिपेशन स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा है। बट ओवरऑल अगर आप पावर सेक्टर को देखें तो वो भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली इस चर्चा में नीरज जी एक जो महत्वपूर्ण बात हमें अपने सामने रखने की जरूरत है कि आज का जो भारत है ना, वो आज से 5 साल पहले के भारत से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा इनकम आज जिस कगार पे पहुंच गई है वो एक एक्सपोनेंशियली तौर पे जो बढ़ने वाली है, उसके कारण पूरे इकोनॉमी का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो कहाँ रिप्रेजेंट होगा, वो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट होगा हमारे इक्विटी मार्केट में, और जिसका बेनिफिट हमें बहुत सारे सेक्टर्स में मिलेगा। आपने पीएसयू की चर्चा की तो उसमें खाली 2 फैक्ट्स मैं और रखना चाहता हूं कि देखिए पीएसयू को बेनिफिट 3 तरफ से मिला है। एक तो टॉप डाउन, यानी कि बजट के जो एलोकेशन हुए इस साल, अगर आपको याद होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंडिंग हमारे बजट में रखा गया ये हिस्टोरिकल हाई था, और उस बजट के एलोकेशन का बेनिफिशियरी रेलवे के बहुत सारे कंपनीज को मिला और हम देख रहे हैं कि उसमें तेजी आई। उसी तरह से डिफेंस को भी बजटरी एलोकेशन का फायदा मिला। तो ये मैं समझता हूं एक टॉप डाउन अपॉर्चुनिटी है जो कि पीएसयू स्टॉक्स को बेनिफिट किया। दूसरा अपॉर्चुनिटी जो है वो है बॉटम अप। 2014 से लेकर 2018, हो सकता है मैं 1-2 साल आगे पीछे गलती कर रहा हूं, मैं जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स थे और जो पीएसयू बैंक्स थे उनमें जितनी प्रॉफिट नहीं हुई थी उससे ज्यादा मात्रा की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की राइट ऑफ हुई थी। और यही नंबर अगर आप 2018 से लेकर 2023 का देखेंगे तो पीएसयू बैंक में जितना प्रॉफिट हुआ है वो उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बहुत सोचिए कि एक परसेंटेज के बराबर है। तो जैसा गौरव भी कह रहे थे, इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक ये पीएसयू बैंक्स अट्रैक्टिव थे, प्लस उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो ये दूसरा कारण है जो पीएसयू बैंक्स में इसको फायदा मिला। और तीसरा, जिसमें कि मैं स्टॉक स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता हूं फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बट अगर आप देखें तो सरकार ने जैसा टारगेट रखा कोल इंडिया के सामने फॉर कोल प्रोडक्शन, या फिर एनटीपीसी के सामने रखा फॉर पावर प्रोडक्शन, दीज कंपनीज पब्लिक सेक्टर होने के बावजूद इन्होंने उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश की। तो इसके कारण भी देखें तो उसमें बढ़त उनके प्राइसेस में, जो कि मैं समझता हूं कि उनके प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए जो देखा जा रहा था उसको रिप्रेजेंट करते हुए सामने आया। तो ये सब मिला जुला 3 कारण, ये तो टॉप डाउन बजट के द्वारा, बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एंड थर्ड बिकॉज ऑफ देयर फंक्शनिंग। बिल्कुल सही कहा संजय जी आपने। और इस बार जो पीएसयू रैली है ना वो बिना उसके नहीं है, तर्क के, बिना बेस के नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद जो बैंक वाली बात आपने कही ना सर, कि जो पहले फ़ोन बैंकिंग होती थी, रादर आप सही कह रहे सर, 2018 तक वो अपनी बुक ही क्लीन कर रहे थे। 0.25 के बुक वैल्यू पे सारे सरकारी बैंक अवेलेबल थे। ये तो 19 के बाद से खेल शुरू हुआ है। कोविड के बाद से ज़्यादा तेज़ी पकड़ी, जब ट्रिपल बैलेंस शीट क्लीन हुई थी तब ये मामला शुरू हुआ। एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये बुलरन जो अभी शुरू हुआ है, ये बड़ी बुलरन की, बहुत बड़े बुलरन की शुरुआत है, उसके पीछे क्या कारण है फंडामेंटल, हमने उसको डिस्कस किया। हर बुलरन की एक नई लीडरशिप होती है, हमने उसको डिस्कस किया। उसमें पीएसयू की क्लियर कट लीडरशिप यहाँ पे दिख रही है, और ये बिल्कुल फंडामेंटल बैक्ड है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने मन से चलने लगे, सब चल रहे हैं इसलिए पीएसयू चला, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
चाहे वो पावर हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बैंक हो, सब में बड़े चेंजेस इस गवर्नमेंट ने किए हैं। उसका असर हमको देखने को मिला। खासतौर पर बैंक में अगर आप देखें तो तीनों बैलेंस शीट बेहतर हुई है, इंडिविजुअल की भी हुई है, कॉर्पोरेट की भी हुई है और बैंकों की भी हुई है, इसलिए वो रैली बनी है। लेकिन गौतम जी एक चीज़ बताइए, जो बड़े हमारे टॉप बैंक्स हैं, सबसे बड़े वाले हेड बैंक, पिछले 3 साल से बेचारे अंडर परफॉर्म कर रहे थे, अब थोड़ी थोड़ी उसमें हवा चल रही है। तो जो लोग बैंकिंग में इंटरेस्टेड हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये सेक्टर बहुत बड़ा है, इसमें बड़े बैंक, फिर छोटे बैंक, फिर प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं, NBFC है, MFI है, तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या आप सजेशन देते हैं कि बैंकिंग में सबसे बड़ा पैसा बनेगा क्या अभी? जी, पिछले 2.5 साल से जब फॉरेन इन्वेस्टर्स FIs बहुत भारी मात्रा में सेलिंग कर रहे थे, इसकी वजह से लार्ज कैप हाई क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में उनके फंडामेंटल्स इंप्रूव होने के बावजूद उनके शेयर प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं आ रहा था। लेकिन आप इस हफ्ते का परफॉर्मेंस देखिए, ICICI बैंक लीजिए एज एन एग्जांपल, एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये हमारे इंडिया फंड और PMS दोनों में ये स्टॉक हम होल्ड करते हैं। इस एक हफ्ते में ICICI बैंक में 8% का बढ़त हमें अप्रिसिएशन देखने को मिला। वो इसलिए क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया में तीन फेवरेट सेक्टर्स है टू इन्वेस्ट इन: बैंकिंग, कंज्यूमर, IT। कंज्यूमर में वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। IT सर्विसेज में बिकॉज ऑफ हेडविंड्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड ग्रोथ स्लोडाउन आ गई है। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में आपको मिल रहा है गुड एसेट क्वालिटी, वेरी गुड लोन ग्रोथ और रीजनेबल वैल्यूएशंस। एंड ये 3 फैक्टर्स की वजह से ये जो एक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन पर्टिकुलर, ये मेरे ख्याल से अगले 6 महीने से 1 साल तक FI का फेवरेट रहेगा। और काफी बड़ा इंडेक्स वेट भी है बैंकिंग में हमारे पास। एंड काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स जब इंडिया एलोकेशन करते हैं तो उनको बेंचमार्क वेट में मिनिमम तो रखेंगे ही रखेंगे। बहुत सारे फंड्स ओवरवेट भी जाएंगे, तो इसलिए बहुत बड़ा गश ऑफ FI मनी बैंकिंग सेक्टर में आएगा, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और ये जो पिछले 2-2.5 साल का अंडर परफॉर्मेंस जो आप देखे हैं इन हाई क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, लाइक HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, अब वो अंडर परफॉर्मेंस का रिजोल्यूशन और करेक्शन का टाइम आ गया है। इंटरेस्टिंग। मुकेश जी, इस बैंक वाले पे आपकी भी राय चाहिए। और दूसरा, आपका सबसे फेवरेट सेक्टर कौन सा है? आप अपने जो आपके दिल के करीब, जिसकी सबसे ज़्यादा आप पढ़ाई करते हैं, जिसको दिन भर आप देखते रहते हैं? राइट सर। सो टॉप बैंक जो जैसे HDFC, कोटक, ICICI, बैजी ने कहा, उनका अंडर परफॉर्मेंस का रीजन 2-3 था सर। एक तो FI कंटिन्यूसली बेच रहे थे। FI का इन्वेस्टमेंट वहीं होता है जहाँ डीप पॉकेट्स होती है, लिक्विडिटी हाई होती है, तो इन्वेस्टमेंट वहीं था तो निकला भी वहीं से। तो एक तो वो हो गया। दूसरा जो बड़ा रीजन हो गया सर, एक एक कुछ हैंगओवर चल रहे थे, जैसे HDFC का मर्जर वाला हैंगओवर चल रहा था। और जब 2 हाथी मिल रहे हैं तो उसका कंसोलिडेशन होके और एक स्टेबिलिटी आने में टाइम लगता है। तो वो एक वहां पे उसका एक हैंगओवर HDFC के साथ था। कोटक में उदय कोटक जी का हैंगओवर था कि वो एग्जिट करेंगे तो किस तरह से ट्रांजिशन होगा, चलेगा। ICICI बैंक जो रिटेल में ट्रांजिशन कर रहा था, कॉर्पोरेट बैंकिंग से धीरे धीरे रिटेल की तरफ मूव कर रहा था, तो वो एक उस चीज को शुरू में एक डिस्काउंटिंग होकर वो 300 से 900 की तरफ मूव किया और फिर वहां कंसोलिडेशन फेज में चला गया और वहां भी FI की सेलिंग थी, तो वहां पे वो रुका हुआ था बेसिकली। मैं 100% एग्री करता हूँ। जिस हिसाब से हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो मैं शुरू में बता रहा था कि हम लोग को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में FI का पैसा बहुत इंडिया में आने वाला है। और सिंपल सा है, अगर पैसा आने वाला तो सबसे डीप पॉकेट्स बैंक्स में ही मिलती है, सबसे बड़ा इंडेक्स का वेटेज भी बैंक्स में ही है और लिक्विडिटी भी वहीं पे हाई है। तो वो वहां पे काफी अच्छी तेजी हम लोग को देखने को मिलती है, वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट है। और एट द सेम टाइम जब मार्केट बहुत रनअप करता है, इंडेक्स ऊपर की तरफ रहता है, तो लोग सेफ बेट की तरफ जाते हैं जो कम बढ़े हुए हैं या जिनका वैल्यूएशन थोड़ा सा रीजनेबल लग रहा है, जो जिनमें और कोई इशू नहीं है। तो आई थिंक DII में भी अगर आप देखेंगे ना, अभी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे PMS, उनका टॉप होल्डिंग हो गया है HDFC बैंक। सो तो वो क्या धीरे धीरे ये सेक्टर ऐसा है जो यहाँ से धीरे धीरे ग्रोथ करता ही दिख रहा है। रहा बात मेरे फेवरेट सेक्टर का, तो डेफिनेटली वो BFSI ही है सर, क्योंकि नेचुरली बैंक और NBFC और BFSI सेक्टर आज के दिन में बैंक और NBFC सब सीमित नहीं है। उसमें आप इंश्योरेंस कंपनी भी है, एसेट मैनेजमेंट भी है, ब्रोकिंग कंपनीज भी है, बहुत सारी प्रॉक्सी कंपनीज है जो वहाँ के उसके अंदर में आप दायरे में आ जाती है। तो आपके पास बहुत बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड है, रात दिन जो हम लोग थोड़े दिन पहले देखते थे। अब AMC भी आ गई है बहुत सारी लिस्टेड आज के दिन में। तो BFSI सेक्टर सबसे बढ़िया लगता है और यहाँ से उसका आउटलुक भी हम लोग को बहुत पॉजिटिव लगता है सर।
जब मुझे ऐसा लगता है जब मार्केट में बहुत पैसा लोगों को बनता है तो लोग रियल एस्टेट में लगा देते हैं, है ना। लक्ष्मी जी को मकान में डाल दिया। पंकज जी ऐसा करते हैं क्या आप? नहीं सर, इतना बड़ा पैसा अभी नहीं बन पा रहा, बट मे बी 2024 में ऐसा हो पाएगा। बट हमारे क्लाइंट्स का पैसा बन रहा है एंड वी आर हैप्पी विद दैट। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2024 में रियल एस्टेट में बड़ी तेजी है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। है ना, मतलब यही निकला इसका। 2023 में भी बहुत अच्छी 2023 में भी सर बहुत अच्छी तेजी रही है। और नीरज जी आपको ध्यान हो 2022 के एंड में नवंबर दिसंबर में हम आपके साथ शोज किए थे, तो 2-3 जो सुपर आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स या स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, उसमें रियल एस्टेट वाज वन ऑफ देम। और रियल एस्टेट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो दिग्गज काउंटर्स हैंगे रियल एस्टेट के, आई थिंक दे आर इन वेरी स्वीट स्पॉट। और वर्ष 2024 में वो बढ़ते रहेंगे। और जिस टाइप की वैल्यूएशंस अभी हमारे को देखने को मिली है, वैल्यूएशंस कुड वेरी वेल बी एक्सटेंडेड। सो रियल एस्टेट इज वन सेक्टर जो कि हमारे को लगता है अभी भी बने रहना चाहिए। इवन जो लोग काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं, आई थिंक लेट द प्रॉफिट्स रन। प्रॉफिट्स, बड़े प्रॉफिट से घबराना नहीं चाहिए। आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पैसा 2x हो गया है, इट्स राइट टाइम टू किट। अगर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, बाकी सारे पॉइंटर्स अगर अच्छे हैं, तो आई थिंक लेट द प्रॉफिट रन। तो रियल एस्टेट इज वन स्पेस जाकर हम अभी भी काफ़ी बुलिश हैंगे। बैंकिंग स्पेस, आई थिंक पॉकेट्स ऑफ बैंकिंग स्पेस मेरे को लगता है कि वहाँ पर अभी बहुत अच्छी वैल्यू है। और एक रिलेटिव सीन पे मेरे को लगता है कि दैट इज वन सेक्टर विच विल कंटिन्यू टू डेवलप। और अगर हम हाई बीटा सेक्टर की बात करें, इन स्पाइट ऑफ वैल्यूएशंस बीइंग रिच, मेरे को अभी भी लगता है कि सिलेक्ट पॉकेट्स ऑफ मिड टाइप टेक्नोलॉजी, विदाउट नेमिंग एनी पर्टिकुलर स्टॉक, मेरे को लगता है सिलेक्ट पॉकेट्स ऑफ मिड टाइप टेक्नोलॉजी और लार्ज कैप टेक्नोलॉजी, आई थिंक वो एक स्पेस ऐसी हो सकती है जहाँ पर अभी भी अच्छा पैसा बन सकता है। और जो कि हमने बात की डिफेंस और रेलवेज की, दैट इज एडिशनल सेक्टर। वहाँ पर ठीक है वैल्यूएशन इतनी अभी अट्रैक्टिव नहीं है, बट आई थिंक मोमेंटम कुड कैरी ऑन। सो ये कुछ एक पॉकेट्स हैं जहाँ पर हम अपने क्लाइंट्स को भी कह रहे हैं कि दीज आर पॉकेट्स जहाँ पर अभी भी निवेश हो सकता है। इफ़ यू आर सिटिंग विद डिसेंट प्रॉफिट्स, लेट द प्रॉफिट्स रन। और जैसा हमारा मानना है कि आई थिंक एवरी मेजर डिप शुड बी अपॉर्चुनिटी टू डू बाय। और सिर्फ एक वर्ड ऑफ कॉशन है, जो एक वर्ड ऑफ कॉशन आएगा व्हेन द इवेंट, जनरल इलेक्शन इवेंट, क्योंकि हमने जो भी मार्केट में राइज देखा है वो एक पॉलिटिकल, एक्सपेक्टेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखा है। आई थिंक दैट शुड कैरी ऑन। बट मेरे को लगता है कि एक जैसे जैसे इलेक्शंस पास आएंगे 3-4 महीने के बाद, या एक्चुअली इवेंट अनफोल्ड करेगा, तब हो सकता है मार्केट में एक थोड़ी सी नर्वसनेस देखने को मिले। और वहाँ पर अगर कहीं भी थोड़ी सी डीपर करेक्शन आती है, दैट कुड बी पॉइंट टू बाय एडिशनल। बट वहीं पर एक महीना है जहाँ पर थोड़ा सा कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए, लेट द इवेंट अनफोल्ड। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट आई थिंक वी आर इन। और वो कॉशन जो है ना, वो मार्केट्स का एंट्री के लिए मौका भी हो सकता है। वो कॉशन एंट्री के लिए मौका हो सकता है। संजय सर, 30 सेकंड में आपको एक जवाब देना है। आपने कहा था कि पीएसयू सबसे हेटेड सेक्टर था, कोई छूता नहीं था उसको, अब वो लीडर बना है। आज कोई लार्ज कैप आईटी नहीं टच कर रहा। जिससे पूछो अगर अभी 3 क्वार्टर और वेट करेंगे, यूएस में देखें, गौतम जी भी कह रहे हैं उधर मंदी है क्या। अब भाई मान लो हमारा 10 साल 5 साल का व्यू है, तो लोड अप कर लें आईटी। हाँ नीरज जी, क्योंकि देखिए बाजार में सस्ते दाम पे तब आप तभी खरीद पाएंगे जब बाकी लोगों का उसके प्रति निराशाजनक आउटलुक हो। तो आप अपने पोर्टफोलियो में से आईटी को आज भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि इतने एडवर्स सिचुएशन के बावजूद वो आज भी एक प्रॉफिटेबल सेक्टर है। और जो दिग्गज आईटी कंपनीज हैं वो आपको 20 से 25 की प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर मिल रही है, जो कि अगर आप देखें तो एक तरह से एक हिस्टोरिक लो लेवल है। लेकिन जाते जाते एक छोटा सा चीज कह दूं नीरज जी। जी वेरी क्विकली सर, बोलिए। बाजार का सबसे बड़ा जो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहा, वो रहा प्राइमरी मार्केट, आईपीओ वाला ना। जिस तरह से प्राइमरी मार्केट के प्रॉस्पेरिटी ने लोगों को पैसे दिलाए, उसका भी एक फॉल आउट इफेक्ट है कि आज हम सेकेंडरी मार्केट में तेजी देख रहे हैं। सर देखिए, इसमें कोई शक नहीं, टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ हो या इरेडा का हो या इवन गंधार ऑयल का हो, या जो रिस्पांस है लोगों का, इससे पता लगता है कि एपिटाइट तो बहुत है, केवल राइट चीज़ मिलनी चाहिए बाजार में। और अगर जैसे वो मिलती है, लोग साइडलाइन से निकल के आगे फ्रंट फुट पे खेलने लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे सिर्फ एक सलाह, शो खत्म कर रहा हूँ मैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। कि एक होता है कि आप अपनी एक्सेल सीट पे डेरिवेटिव्स करते हैं, जैसे कि ये पॉकेट सस्ता है, वो उसका पी है। एक तो इन्वेस्टमेंट का तरीका ये है। एक दूसरा तरीका मैं सुझाव देना चाहता हूँ आप सबके बिहाफ पे,
कि कृपा करके थोड़ी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज चाहिए थी उसको पढ़ें आप, कि गति शक्ति योजना क्या है, पावर सेक्टर में क्या हो रहा है, रेलवे में क्या हो रहा है। आपका बहुत बड़ा पैसा बनेगा अगर आप उस पॉलिसी को ढंग से समझ लेंगे तो, क्योंकि जब वो आधा खेल हो जाता तब लोगों को समझ में आता, तब आप वैल्यूएशन देखना शुरू करते हैं। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है मार्केट में अगर आप रियल ग्रोथ पैसा बनाना चाहते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब लोगों को सलाह देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।